पिछले दो लेक्चर में हम सेट थ्योरी के बारे में बताए थे। आज थोड़ा फिजिक्स में लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वैसे फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, मगर लाइट चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें से ज़्यादा सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लाइट चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो आसान हो जाए और परीक्षा में लाइट चैप्टर से पूछे गए सारे सवालों का जवाब हम दे सकें आसानी से। ठीक है। लाइट है क्या? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हीट भी एक ऊर्जा है, उस तरह लाइट भी एक ऊर्जा है। और प्रकाश का तरंग, लाइट का तरंग जब भी ट्रेवल करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ट्रेवल करता है। लाइट वेव इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवल एज इन वैक्यूम। प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है, शून्य में। निर्वात का मतलब हुआ वैक्यूम, शून्य, जहाँ पर कोई तरह का माध्यम नहीं हो। जैसे साउंड है तो माध्यम में चलता है, लेकिन प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम इस रूप में भी समझते हैं कि देखिए, आसमान में सूरज है, आधे आसमान के बाद कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है। तो प्रकाश जो है सूर्य से जो है चल करके पृथ्वी पर पहुँचता है। आधे दूरी वह वैक्यूम में ट्रेवल करता है, शून्य में ट्रेवल करता है, और आधे दूरी वह हवा में ट्रेवल करके पृथ्वी तक पहुँचता है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं। ठीक हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल शून्य या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया। प्रकाश अब तरंग दो तरह का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। साउंड तरंग जो है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम चूंकि प्रकाश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए प्रकाश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश का तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में होता क्या है? मान लिया कि हवा में अणु है, मान लिया यहाँ पर अणु है। प्रकाश की तरंग इधर से गुजरा, ये प्रकाश की तरंग है, ये अणु है, ये माध्यम है। इसमें माध्यम का कण जो है ऊपर से नीचे ये वाइब्रेट करेगा। प्रकाश इधर गमन करेगा, इस लाइन में प्रकाश की तरंग है, और माध्यम का कण जो है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। यही हुआ प्रकाश। इसी को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब तो समझ में आ ही गया कि प्रकाश जब भी ट्रेवल करेगा तो माध्यम का कण जो है प्रकाश के तरंग के गमन के दिशा के लंबवत दोलन करेगा। ठीक है। प्रकाश वेव इज ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश की चाल जो है वायु में सबसे अधिक होती है, द्रव में थोड़ा उससे कम, गैस में सबसे कम होती है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे अनुप्रस्थ तरंग है क्या चीज़? ये ट्रांसवर्स वेव है क्या चीज़? इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। ट्रांसवर्स वेव है क्या चीज़? ट्रांसवर्स वेव है क्या चीज़? देखिए, ये वेव हुआ, ये वेव का शीर्ष कहलाता है, ये गर्त कहलाता है। ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ। ये ट्रफ हुआ, ये शीर्ष हुआ। इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ये हुआ गर्त। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में शीर्ष और गर्त ये दोनों चीज रहेंगे। ऊपर में शीर्ष रहेगा और नीचे में गर्त रहेगा। ठीक हो गया। इस दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। यह एम्पलीट्यूड है, आयाम। ये दूरी आयाम है। अब हम देखते हैं कि एक वृत्त कहाँ पर कंप्लीट हुआ। आधा वृत्त ये हो गया,
एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। एक वृत्त कहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ, आधा वृत्त ये हुआ, आधा 1/4 ये हुआ, 1/4 ये हुआ। ये शीर्ष हुआ, ये भी शीर्ष हुआ है। ठीक हो गया। लगातार शीर्ष कर्मण लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को हम 1 वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है। आधा एक वृत्त का मतलब 1 वेवलेंथ, एक वृत्त इक्वल टू 1 वेव लेंथ हो गया। इसलिए ये आधा वेवलेंथ ये हो गया, 1/4 ये 1/4 आधा ये दोनों मिलाकर आधा हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक 1 वेवलेंथ हो, एक वृत्त जहाँ पूरा हुआ दैट इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। वैसे जब प्रकाश जब ट्रेवल करता है, मतलब प्रकाश एक श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, जब इसे ट्रेवल करता है एक प्रिज्म से, तो चूंकि ये हवा हुआ, ये डेंस, ये विरल माध्यम हुआ, और ये कांच का बना होता है प्रिज्म, ये हुआ डेंस माध्यम। डेंस माध्यम का मतलब हुआ कि उसमें अणु जो है बिल्कुल सटा रहेगा। जैसे ये कांच का है, तो इसमें देखिए ये ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये अणु बिल्कुल एक दूसरे के समीप है, इसलिए ये दिस इज कॉल्ड डेंस मीडियम। और हवा के अणु, हवा में जो अणु हवा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए ये रेयर मीडियम हुआ, विरल माध्यम, और ये डेंस मीडियम हुआ। तो हवा जो है माने किरण जो है, श्वेत प्रकाशी किरण जब ट्रेवल करती है हवा से प्रिज्म में, तो ये थोड़ा सा इसमें उमराव आएगा। ये 7 पार्ट में टूट जाता है। फिर जब ये चलेगा तो थोड़ा सा और ये मुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर में रहेगा रेड, नीचा में रहेगा वायलेट, इसके बगल में रहेगा आई, इसके बगल में रहेगा नीला, ये हुआ आसमानी, ये हुआ बैगनी। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं बैनी आ पी नाल। ये बैगनी, ये बैगनी हुआ, ये आसमानी हुआ, ये नीला हुआ, ये हरा हुआ, ये पीला हुआ, ये नारंगी हुआ, ये लाल हुआ। ठीक हो गया। सबसे ऊपर में है लाल रेड कलर, लाल रंग, और सबसे नीचे में है बैगनी रंग। ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर में लाल किरण लाल किरण गया और नीचे में बैगनी किरण गया? इसलिए कि लाल रंग का वेग अधिक होता है और बैगनी रंग का वेग कम होता है। इस वजह से ये नीचे में रहा, बैगनी रंग नीचे में रहा और लाल रंग ऊपर में रहा। अब ऐसे देखिए कि मतलब गीली मिट्टी का कोई दीवार है, उसमें हम तेज बंदूक से मारेंगे, तेज अगर वेलोसिटी रहेगा बंदूक की गोली का, तो इस पार से उस पार हो जाएगा। उसी गीले मिट्टी में हम अगर गोलेज से मारेंगे गोली को, तो वह गोली वहीं पर गिर जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी कम है, टकरा के वहीं गिर गया। और लाल रंग का बंदूक की गोली का वेलोसिटी अधिक था, इसलिए वह गीली दीवार को पार करके उस पार निकल गया। ठीक हो गया। यही कारण है कि लाल रंग ऊपर में रहेगा और बैगनी रंग नीचे में रहेगा। लाल रंग का वेग अधिक होता है, इसका वेग अधिक होता है, और बैगनी रंग का वेग कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। वेग अधिक होता है लाल रंग का, इसलिए वह ऊपर में रहेगा, और बैगनी रंग का वेग कम होता है वह, इसलिए सबसे वह नीचे में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंग के मिलने से बनी थी, जो कि प्रिज्म में जाके वह स्पष्ट रूप से 7 रंग दिखाई पड़ा। इसमें देखना है कि ये देखिए
यहाँ पर ये अविलंब हुआ जाना था। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये किरण ऐसे ये ऐसे पार हो जाती। ठीक हो गया। चूंकि प्रिज्म के रहने से माध्यम जब में बदलाव हुआ तो किरण की दिशा में भी बदलाव हुआ। किरण की दिशा में मुड़ा होगा, मुड़ेगा। किरण की दिशा में मुड़ा हुआ। इसमें देखते हैं विचलन। ये देखिए इसी को हम कहते हैं विचलन। तो लाल रंग का विचलन थोड़ा कम हुआ और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ। दूसरी चीज है कि V बराबर होता है n लैम्डा। ये इसको कहते हैं हुआ आवृत्ति और ये हुआ वेवलेंथ। सारे रंगों का आवृत्ति मैंने फ्रीक्वेंसी, जितने भी कलर हैं प्रिज्म में 7 कलर दिखाई दिया आपको, ये सब की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है। सबकी फ्रीक्वेंसी समान होगा, सभी रंगों की फ्रीक्वेंसी समान होगी। इसलिए इस पर तो कोई बात ही नहीं है। अब रहा लैम्डा और रहा V। लैम्डा अपन वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। नेचुरल है कि लाल रंग का वेग अधिक होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ अधिक होगा। परीक्षा में पूछता है कभी कभी बैंगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है या लाल रंग का, तो हम सीधा सीधे देखते हैं V समानुपाती लैम्डा हो गया। जिसका वेग अधिक होगा उसका वेवलेंथ अधिक होगा, जिसका वेग कम होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। नेचुरल है कि बैंगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए इसका वेग कम होता है। अब है अभिसारी किरण, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग किरण और अपसारी किरण। एक बिंदु है, मान लिया सब किरण इस पर आ गया, बहुत तरह से सारे तरफ से आया। ये हुआ, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ। इसको हम लोग कहते हैं डायवर्जिंग रे। ये हुआ, दिस इज कॉल्ड डायवर्जिंग रे। डायवर्जिंग ये हुआ कन्वर्जिंग रे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग रे। कन्वर्जिंग का मतलब होता है जमा होना, एक बिंदु पर जमा होना। ये सब दिशा से आ रहा है, एक बिंदु पर जमा हो रहा है। डायवर्जिंग का मतलब होता है कि एक बिंदु से दूर भागना। ये सब दूर भाग रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड डायवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग इसका यही मतलब हुआ। डायवर्जिंग मतलब दूर भागना, कन्वर्जिंग मतलब एक बिंदु पर जमा हो जाना। ठीक हो गया। इल्यूमिनेटेड बॉडी जो होता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, जलता हुआ कोयला हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हुआ, ये इससे अनंत किरणें निकलती है। तो कोई कन्वर्जिंग हुआ, कोई डायवर्जिंग हुआ। ठीक हो गया। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया एक बिंदु पर जमा करना, डायवर्जिंग का मतलब हो गया कि दूर दूर भगा देना। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। अब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि लाल रंग का वेलोसिटी अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेलोसिटी कम होता है। जब सूर्य से किरण चलती है, 7 रंग की किरण, तो आसमान में बहुत सारे धूलकण हैं। धूलकण के वजह से उसके प्रकाश के जो चलती है उसमें उससे उसका ये होता टक्कर होता है। चूँकि बैंगनी रंग का वेलोसिटी कम है, इसलिए वह ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा, ज़्यादा वो बिखराव होगा। लाल रंग का वेलोसिटी अधिक है, इसलिए वह सीधे धूलकण को भी पार करते हुए धरती पर पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। स्कैटरिंग, बैंगनी रंग का स्कैटरिंग इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वेलोसिटी कम है, और इसी वजह से वेलोसिटी कम होने की वजह से वह आसमान में ही रह जाता है और लाल रंग धरती तक पहुँच जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग जो है बैंगनी होता है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का रंग बैंगनी होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि बैंगनी रंग के साथ साथ नीला रंग का भी वेग कम होता है और उसका भी ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। और बैंगनी और नीला रंग के मिलने से आकाश का रंग ज़्यादा नीला लगता है। इसलिए अब एक सवाल पूछता है कभी कभी का आकाश का रंग जो है नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। इसका जवाब यही है
कि प्रकिरण जो होता है बैंगनी रंग का, नीला रंग का सबसे अधिक होता है और तितर बितर अधिक होता है, तो वह आसमान में ही रह जाता है क्योंकि उसका वेग कम है और धूलकण से जहाँ टकराया वो वहीं रह गया। लाल रंग का वेलोसिटी अधिक है, वो धूलकण से टकराया भी तो उसको वह छेदते हुए पार करते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बैंगनी रंग और नीले रंग ये दोनों का स्केटर ज्यादा होता है धूलकण की वजह से, और इसलिए वह वायुमंडल में रह जाता है, इस वजह से हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दिस इज द ओनली कलर जो आकाश नीला हमें दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब वस्तुतः दो तरह का होता है, एक रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं और वर्चुअल इमेज को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। पहले यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज है और काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या चीज है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है। मान लिया कोई वस्तु है, ठीक हो गया, यही मान लिया हमारा वस्तु है, इसके रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के रेस्पेक्ट में ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हम लोग आईना में अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो जैसा चेहरा रहता है उस तरह प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे बनता है। चेहरा हुआ दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे हो गया प्रतिबिंब, ठीक होगा। उसी तरह वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। चाहे ये एक्सिस अगर मान लें तो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब नीचे भी बन सकता है। जब ये इस तरह का प्रतिबिंब बना, इसके रेस्पेक्ट में वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब एक्सिस के नीचे है, दैट इज कॉल्ड रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज। वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब उसके उसी अक्ष पर उसी के अति बना, सीधा ही बना, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जैसे हम लोग समतल दर्पण लेना घर में जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। समतल दर्पण लेना और उसमें हम अपने फेस को देखें तो हमारा मुंह भी सीधा दिखाई पड़ता है, दर्पण में मुंह मेरा सीधा दिखाई पड़ता है, वो हुआ काल्पनिक। यही चीज हो, अगर मेरा मुंह यहाँ पर था तो ये मेरा प्रतिबिंब, दर्पण अगर यहाँ था तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ बना, ठीक होगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसलिए जब वस्तु के रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब भी सीधा रहे तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में एक अंतर यह है कि वर्चुअल इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अपना फेस को प्लेन मिरर पर देखा, जहाँ पर प्रतिबिंब था वहाँ पर अगर पर्दा हम लगा दें तो पर्दा पर हमारा प्रतिबिंब आएगा, जो इमेज बना था नहीं आएगा। इसलिए इसको वर्चुअल इमेज जो हम लोग प्लेन मिरर में बना था दर्पण के पीछे, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये बना तो ये हुआ रियल इमेज। वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बना, एक्सिस के नीचे वस्तु था, एक्सिस के ऊपर, प्रतिबिंब बना एक्सिस के नीचे, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, हो गया। इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ साथ उल्टा शब्द जरूर जुटा रहेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्यों उल्टा जुटा? तो देखिए ये वस्तु था, ये प्रतिबिंब था, इसी को हम रियल प्रतिबिंब बोले। वस्तु का अपेक्षा ये उल्टा है, इसलिए वास्तविक जब भी लिखेंगे तो उसके साथ हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। वस्तु के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब अगर सीधा था तो उसको हम लोग काल्पनिक और सीधा लिखेंगे। देखिए यहाँ सीधा है, इसीलिए काल्पनिक के साथ जब भी काल्पनिक लिखेंगे तो उसके साथ हम सीधा शब्द जोड़ेंगे, जब भी वास्तविक लिखेंगे तो उसके साथ हम उल्टा शब्द को जोड़ेंगे, क्योंकि वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बना, वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बना, इसलिए काल्पनिक के साथ हम सीधा जोड़ेंगे,
और वास्तविक के साथ उल्टा जोड़ेंगे। इसको याद ये इसको देखने से पता चलता है कि वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बना तो उल्टा बना, और काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब बना तो वो सीधा बना। इसलिए काल्पनिक की चर्चा जब भी हम करेंगे तो उसके साथ सीधा शब्द को जोड़ेंगे, वास्तविक की चर्चा जब भी करेंगे तो उसके साथ हम उल्टा शब्द को जोड़ेंगे। दैट इज द रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब मान लिया हम लोग शीशा के एक टुकड़ा लेना, शीशा के एक टुकड़ा सीधा टुकड़ा लेना, इसको पीछे से कलर कर दें, पीछे से कलई कर दें, परा की कलई चढ़ा दें, इधर से मुंह दिखेगा हमारा। ये हुआ परावर्तक सतह। ये सतह जो कहलाया ये परावर्तक सतह हुआ। ये दर्पण के आगे हुआ, ये दर्पण के आगे हुआ, ये दर्पण के पीछे हुआ। अगर हम समतल दर्पण में हम अगर यहाँ पर खड़ा अगर हम हैं तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। इमेज ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ। तो जितना दूर पर समतल दर्पण से जितना दूर पर हम थे आगे खड़ा, उतना ही दूर पर समतल दर्पण से उतना ही पीछे में हमारा इमेज बनेगा, और वो सीधा रहेगा। मुंह हम देखते हैं तो क्या उल्टा तो नहीं लगता है जी, वो सीधा दिखाई पड़ता है। दैट इज द वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ठीक हो गया। अब हम समतल दर्पण पर कुछ चीज और डिस्कस करेंगे। जितना दूर पर वस्तु था उतना दूर पर प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब समतल दर्पण से ऑलवेज काल्पनिक प्रतिबिंब बना। जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। ऐसा नहीं कि वस्तु छोटा था प्रतिबिंब बड़ा बन गया, या वस्तु छोटा था प्रतिबिंब बड़ा बन गया, या वस्तु बड़ा था प्रतिबिंब छोटा बन गया। जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। दर्पण के आगे वस्तु था, दर्पण के पीछे। इस पोर्शन को जिधर कलई किया रहता है वो दर्पण के पीछे कहलाता है, और जहां पर हम लोग हैं दर्पण जिससे हमारा मुंह दिखता है वो आगे कहलाता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, और वर्चुअल काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के आगे में हम हैं। ठीक है। दर्पण से जितना दूर पर हम रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर पर प्रतिबिंब पीछे बनता है। अब है कि अब मान लिया कि हम दो दर्पण ले लिए, एक दर्पण ये है, एक दर्पण और ले लिए। यहाँ पर समतल दर्पण एक दर्पण और ले लिए। दोनों के बीच में कुछ कोण बना, दोनों के बीच में मान लिया थीटा कोण बना। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? जैसे पहले एक दर्पण था, हम यहाँ पर थे तो प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब बना था। अब दो दर्पण ले लिए और दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर है, तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? थीटा समझ में आ गई। ये दो दर्पण है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो प्रतिबिंब की संख्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा -1। अगर ये मान लिया कि ये 30 डिग्री पर था, 30 डिग्री पर था, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे। मान लिया कि दोनों दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री पर था, तो 360 बटे 30 और -1, तो 12 बढ़ते 36, 12 -1 बराबर 11 प्रतिबिंब। अगर 30 डिग्री पर दो दर्पण है, एक दूसरे से 30 डिग्री पर है, तो उसमें 11 प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। अब कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भाग देने के बाद मान लिया कि थीटा का मान कुछ ऐसा दिए, 360 बटे थीटा और -1, थीटा का मान कुछ ऐसा दिए, इसका उत्तर आ गया 11.1। ऐसा हो सकता है किसी केस में। उस केस में हम 11 से आगे हुआ तो इसमें हम प्रतिबिंब की संख्या 12 लिखेंगे। प्रतिबिंब कभी भी जो है अति में नहीं होता है, पॉइंट 1 में नहीं होता है। वो 11 से जैसे पॉइंट 1 भी हुआ तो उसको हम 12 लिखेंगे इस तरह, और बोलेंगे प्रतिबिंब की संख्या 12 होगी, नोट 11.11। पॉइंट का इमेज नहीं होता है। जब भी होगा तो ये कंप्लीट अथी में होता है। जैसे इससे बढ़ गया जिसका मतलब 11 का आगे 12 पर होगा, 12 प्रतिबिंब होगा। इसको थोड़ा अथी कर देख लेना है कि जब कभी भी भाग देना पर ऐसा स्थिति बने तो उसमें इसको इस रूप में कंप्लीट लिखेंगे। प्रतिबिंब कंप्लीट बनता है, कंप्लीट प्रतिबिंब आधा अधूरा नहीं बनता है। ठीक हो गया। अब है कि समतल दर्पण में
किसी वस्तु को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी आदमी को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना, मान लिया आदमी की ऊंचाई, आदमी की लंबाई 6 फीट का है, तो कितना फीट का हम दर्पण लेंगे? ऐसा हो सकता है सवाल। आदमी की लंबाई है 6 फीट, तो इसका जस्ट आधा लिया जाता है, 3 फीट का हम दर्पण लेंगे, 3 फीट का समतल दर्पण लेंगे। आदमी अगर 6 फीट का है, 6 फीट लंबाई है आदमी का, लंबाई आदमी का, तो हम 3 फीट का समतल दर्पण लेंगे तो हमको पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। माने आदमी की लंबाई का आधा लंबाई समतल दर्पण का होना चाहिए, जिससे उसमें उसको पूरा प्रतिबिंब उसको नजर आएगा। अब है कि चूंकि समतल, मान लिया कि ये कोई कर्वेचर है, हो गया कर्वेचर, ये और कर्व कर दो, तो और इसका ये कम होता है, फोकस दूरी कम होते जाएगा। जैसे ही हम थोड़ा बढ़ाएंगे, कर्वेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो फोकस दूरी और बढ़ जाएगा, फोकस दूरी और बढ़ जाएगा, और हम थोड़ा बढ़ा दें फोकस दूरी और बढ़ जाएगा, फोकस दूरी और बढ़ जाएगा। इसको अगर हम सीधा कर दें, सीधा, तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा जी? अनंत हो जाएगा। चूंकि समतल दर्पण सीधा होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तब क्या हो जाएगा? समतल दर्पण की शक्ति क्या होगा? D बराबर 1/f, f का मान अनंत है, 1/, अनंत बराबर 1/0 बराबर 0/1, इसलिए बराबर 0। इसलिए अगर समतल दर्पण की क्षमता जो होती है वह शून्य होती है, इसको हम लोग क्षमता कहते हैं, पावर। समतल दर्पण की क्षमता होती है वह शून्य होती है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का फोकस जो है अनंत होता है। अनंत क्यों होता है? क्योंकि समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है और बिल्कुल सीधा होता है, उसमें कोई भी तरह कर्वेचर उसमें नहीं है। कर्वेचर जब होगा तभी उसमें फोकस होगा, फोकस दूरी होगा। जब कर्वेचर है ही नहीं तो फोकस दूरी का कोई सवाल नहीं। इसलिए इसको जब भी प्लेन मिरर सीधा होगा तो उसकी फोकस दूरी अनंत होगी, और जब फोकस दूरी अनंत होगी तो उसका क्षमता शून्य हो जाएगा। इसलिए समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। अब कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, इसमें भी वेग से ये इसके पास आ रहा, तो उसको अपना प्रतिबिंब 2v वेग से समतल दर्पण के पास आ रहा है, तो उसको अपना प्रतिबिंब 2v से नजदीक आता हुआ उसको दिखाई पड़ेगा। ठीक हो गया। समतल दर्पण को अगर हम थीटा कोण से घुमाएं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। समतल दर्पण में ऑलवेज 2 का प्रयोग होता है। थीटा कोण से अगर हम समतल दर्पण मूव करें तो उसको जो कैथी जो है वह 2 थीटा से घूम जाएगा, परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगा। इसलिए समतल दर्पण में 2 का प्रयोग ज़्यादा होता है। और जब हम समतल दर्पण की तरफ भी वेग से गतिशील होते हैं तो हमको अपना प्रतिबिंब 2v वेग से नजदीक आता हुआ दिखाई देता है। समतल दर्पण हम थीटा कोण से घुमावे तो परावर्तित किरण 2 थीटा किरण से घूम जाता है, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अब समतल दर्पण में एक चीज आता है लेटरल इन्वर्सन। समतल दर्पण के सामने जब भी हम खड़ा होकर देखेंगे तो क्या होगा कि बायां हाथ हमको दायां की तरफ दिखाई पड़ेगा और दायां हाथ हमको बायां की तरफ दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। समतल यह केवल प्लेन मिरर में ही होता है, दूसरे मिरर में यह नहीं होता है। समतल दर्पण में अगर हम खड़ा हो जाए, यहाँ पर समतल दर्पण है तो हमको इधर से हम खड़ा हो जाए तो हमको दायां हाथ बायां हाथ की तरफ दिखाई पड़ेगा और बायां हाथ दायां हाथ की तरफ दिखाई पड़ेगा। यह सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है, समतल दर्पण में ही होता है। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब यह है कि दायां बायां हो गया, बायां दायां हो गया। यह केवल प्लेन मिरर में होता है और इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। ठीक हो गया। तो समतल दर्पण जो है लेटरल इन्वर्सन दिखाता है। ठीक हो गया। अब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे कि ए हुआ, एच हुआ, आई हुआ, एम हुआ, ओ हुआ, टी हुआ, यू हुआ, भी हुआ,
डब्लू हुआ, AHIMO TU भी WTU भी X और W हो गया, WXY 11 अक्षर हुआ, 11 है। इसमें सम्मिति के कारण जो है, सम्मिति के कारण लेटरल इन्वर्सन का आभास नहीं होता है। अगर ये को हम लेटरल इन्वर्सन इसको उलट भी दें, इसको उलट के देखें ऐसे करके, ये चीज़ इधर आ जाए, ये चीज़ इधर आ जाए, तो भी वो यही दिखाई पड़ेगा। एच में भी ऐसे इसको इधर देखें, इसको इधर दे, तो भी वह एच ही नजर आएगा। आई में भी वही चीज़ है, एम में भी वही चीज़ है, वो में तो खैर उसमें तो जिधर से देखे वही दिखाई पड़ेगा। इसमें भी अगर उलट भी दें तो ये इधर आ जाए, इधर, तो भी वो टी ही दिखाई पड़ेगा। यू में भी ऐसा चीज़ है, अगर इसको उलट के देखें, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो भी वैसे ही दिखाई पड़ेगा। भी में भी वही चीज़ है, इसको उलट दे, इसको उलट दे, तो वैसे दिखाई पड़ेगा। ये होता है सम्मिति कारण। सम्मिति कारण ऐसा होता है। सम्मिति बराबर की माप, सम माने बराबर, मिति माने माप, बराबर की माप इसमें है, इसलिए यह अच्छा, इसमें आपको लेटरल इन्वर्सन दिखाई नहीं पड़े, लेटरल इन्वर्सन का आभास इसमें नहीं होगा। होता तो है लेटरल इन्वर्सन, बट हमको वह दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको सम्मिति कहा जाता है। सम्मिति कारण लेटरल इन्वर्सन का आभास नहीं होता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं मान लिया कि समतल दर्पण है, ऐसा ही है समतल दर्पण। इस पर इसको इस पर लंब खींचा, चूंकि एक दर्पण है इसलिए हम इसको अभिलंब बोलते हैं। लंब नहीं बोल करके क्या बोलेंगे जी, अभिलंब। ये हुआ अभिलंब। गणित का चैप्टर आता है तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर, इसलिए फिजिक्स में उसको लंब को हम अभिलंब बोलेंगे। अब मान लिया इस पर एक किरण, इस पर कोई किरण को आपतित कराइए, इसको फिर उसी अति से सॉरी ये हुआ आपतित किरण आई, ये हुआ परावर्तित किरण आर। परावर्तित चूंकि परावर्तक सतह से ये किरण टकरा मुड़ी है, इसलिए इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। अगर ये किरण उस पार हो जाती इधर से उस पार, चूंकि परा कलाई किए हुए, इसलिए कोई भी किरण जो इसको पूरा उस पार नहीं हो सकता, उसको लौट के परावर्तन सतह से टकरा फिर उसको लौटना होगा, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ ये परावर्तित किरण। ठीक हो गया। अब कोई भी दूरी जो है किरण अति कोण, हम इससे अभिलंब से नापते, इधर बढ़ेंगे तो ये आई ना पाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये आई हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, इसको हम लोग आर में। कोई भी कोण जो है हम लोग अभिलंब से, अभिलंब को 0 0 मान कर ही यहाँ से हम किरण अति कोण को हम मेजर करेंगे। यहाँ से ये हुआ आपतित कोण, अपतन कोण, ये यहाँ से हो गया परावर्तन कोण। ठीक हो गया। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है। मान लिया कि कोई भी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का हुआ, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये नियम है। अब ये परावर्तन के नियम है, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। ठीक हो गया। अब मान लिया कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण के साथ कोई किरण जो है समतल दर्पण के साथ मान लिया कि 60 डिग्री पर आपतित होती है। परीक्षा में एक सवाल देगा, ये अभिलंब हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कहेगा कि समतल दर्पण से कोई भी किरण जो है 60 डिग्री के कोण पर ये होती है, 60 डिग्री कोण बनाते हुए जाती है, तो आपतन और परावर्तन के दोनों के कोण के बीच की दूरी क्या होगी। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, नेचुरल है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। एक रेखा के एक नीचे में 180 डिग्री, 180 डिग्री, एक रेखा के ऊपर भी 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री 60 120 हो गया। अब 160 और चाहिए, चूंकि ये कोण बराबर होता है, इसलिए 30 ये होगा और 30 ये होगा, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का भी कोण 60 डिग्री
होगा। अपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का कोण भी 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हम जान गए थे कि जितना अपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। अपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं अभिलंब से। जब भी कोई भी किरण नापना है तो हम लोग अभिलंब से नापेंगे। अभिलंब हुआ ये, अभिलंब से नाप। अब मान लिया कोई किरण जो है, कोई किरण इस पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन किरण को भी लंबवत ही इधर से आना पड़ेगा, क्योंकि आपतन कोण का मान हो गया 0 डिग्री। कहाँ अभिलंब, ये अभिलंब था, अभिलंब ये था, इसके साथ कहाँ कोई कोण तो नहीं बनाया था। अभिलंब से अगर थोड़ा सा भी कोण रहता तो ये ऐसे जाता, क्योंकि अभिलंब के साथ आपतित किरण कोई कोण नहीं बना रही है। और इस हालत में जब भी किरण जाएगी तो सीधे टकरा के फिर सीधे वो उसको आना होगा, इसलिए परावर्तन का कोण भी शून्य होगा, आपतन कोण भी शून्य होगा और परावर्तन कोण भी शून्य होगा, क्योंकि कोई कोण तो नहीं बना, लंबवत आपतित होती है। तो ये तो लंबा अभिलंब है, ये था लंबवत गया, और जब जिस और लंबवत गया फिर लंबवत भी टकरा खाया, आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कभी कोई सवाल पूछता है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। नेचुरल है, लंबवत आपतित हुई तो कोई अभिलंब से तो कोई कोण बनाया नहीं, आपतन कोण कोई कोण नहीं बनाया, तो फिर परावर्तन कोण भी उसी रास्ते से लौट कर उसी दिशा में फिर मुड़ी पीछे, तो मिलते फिर उसके साथ ही परावर्तन का कोई कोण नहीं है, इसलिए परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। यहाँ पर कोई कोण न आपतन कोण बना रहा है न परावर्तन कोण बना रहा है। लंब का यही चीज है, जब भी लंब से किरण गुजरेगी फिर उसी रास्ते से उसको बैक भी होना पड़ेगा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण। अब अगर समतल दर्पण को, दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए, दो समतल दर्पण है, ये देखिए एक दूसरे के समांतर है, सॉरी एक दूसरे से, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, दोनों को जब समांतर रखेंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, कहीं पर तो कट नहीं रहा, इसलिए 0 डिग्री हुआ। कोण किसको कहते हैं, जब ये देखिए ये तो जब कटान हुआ, कटान के साथ जितना अति हुआ वो उसका कोण कहलाता है। यहाँ पर कहीं कटान हो नहीं रहा है, दो समतल दर्पण जो है समांतर रूप में रखा हुआ है, यहाँ पर कोई कटान नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको दोनों समतल दर्पण के बीच जो कुछ कोण नहीं बन रहा है, हम इसको 0 डिग्री मानेंगे। और जब 0 डिग्री मानेंगे तो कितना हुआ प्रतिबिंब की संख्या जी 360/0 -1, 1/0 हुआ, एक तरह से अनंत, -1 बराबर अनंत। इसका मतलब है कि दो समतल दर्पण को अगर हम समांतर रखें, एक दूसरे के समांतर रखें, तो उसके बीच में अनंत किरण बनेगी, ठीक हो गया। ये कभी कभी सवाल ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।